हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट भरत भाई, जिन्होंने कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, कई सारे एग्जाम्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो भरत, आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन और स्वागत है आपका मनु एकेडमी में। थैंक यू थैंक यू मेरे भाई। एक चीज मैं आप सभी लोगों को पहले ही शेयर कर देता हूँ कि भरत और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, लंगोटिया यार कह सकते हो, भले हम बचपन से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फॉर्मल बहुत ना दिखें आपको कम्युनिकेशन में, तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एक दूसरे से पहले जानते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत है नहीं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भरत के बारे में आप लोगों को दे देता हूँ, बाकी इन्हीं से जानेंगे। आप सभी को पता होगा, अभी आप में से काफी सारे लोगों ने एग्जाम भी दिया था। एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है एमईएस में। रिसेंटली अभी जब हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं, उसके 2 दिन पहले अभी रिजल्ट आया है सीआईएल का, उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ मनु एकेडमी, सबसे पहले आपके सक्सेस का हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन भरत। तो थैंक यू। तो शुरू हम करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि आपका मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड आप हमको बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और इंजीनियरिंग की प्लानिंग कैसे हो गई, और क्या बचपन से पढ़ाकू टाइप के स्टूडेंट थे कि एकदम बुक में लगे रहे, फिर पीएसयूज निकालना है, शुरू से बचपन से सपना यही था कि पैदा होते ही पापा ने कह दिया था लड़का इंजीनियर बनेगा और सीआईएल में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। 10th तक तो यहीं पढ़ा था गांव में। मैं राजस्थान से हूँ और चामुंडेरी गांव है, छोटा सा गांव है। और इधर 10th तक पढ़ा। 10th में मैं स्कूल टॉपर था, हुआ करता था 10th तक। यहाँ कंपटीशन इतना था नहीं, करना था साइंस मैथमेटिक्स लिया, क्योंकि मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, तो मेरी इच्छा थी कि साइंस मैथमेटिक्स ही लूँ। सो 11th 12th एक्चुअली अलग से एक स्कूल, जो सिटी का स्कूल था, वहाँ पर था। तो वहाँ पर एक्चुअली कंपटीशन आया, जब सारे गांव के टॉपर है वो 10th पास करके साइंस मैथमेटिक्स लेके वहाँ आए, तो वहाँ पे एक्चुअल कंपटीशन देखने को मिला। तो वहाँ पर भी मैंने तैयारी किया अच्छे से, और वहाँ पर भी 11th 12th दोनों में टॉप किया था, स्कूल टॉप किया था। और उसके बाद राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट बिना कोचिंग के ही पढ़ा, खुद ही पढ़ा था, वो क्वालिफाई किया। और इंजीनियरिंग में अजमेर में एडमिशन लिया, जीईसी अजमेर में। और उसके बाद फाइनल ईयर में गेट का एग्जाम देके के थ्रू मैं एनआईटी सूरत में एमटेक करने के गया। ओके ओके, मतलब 10th में भी टॉपर, 12th में भी टॉपर, और फिर बिना कोचिंग के मतलब गवर्नमेंट कॉलेज भी मिला। तो मतलब यार बचपन में क्या खाते थे भाई? कुछ अलग अगर रिकमेंड करना चाहो तो, जो अभी नहीं खा पाए वो भी खाना शुरू करेंगे, नहीं कुछ नहीं अलग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिलता पड़ता, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भरत की, जब रिजल्ट आया तो क्या कर रहे थे और कैसे पता चला कि रिजल्ट आ गया है? एक्चुअली मैं कोल इंडिया की स्टूडेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे, तो और व्हाट्सएप मैंने देखा कि हाँ यार कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है, तो फिर उसमें कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं था। रिजल्ट देखा तो मतलब कितना खुशी हुई? अरे यार खुशी तो होगा ना यार, कि तो मतलब लाइफ का ड्रीम था कि पीएसयू क्लियर कर। ये जो खुशी है, इसको कौन से मैकेनिकल इक्विपमेंट से मेजर करेंगे हम? बाय 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 यार। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो है प्रिपरेशन से लेके, कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन थी, आप क्या मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था बी के दौरान, मतलब बीटेक के दौरान ही, या फिर बाद में कोई ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया? क्या प्लानिंग थी? नहीं नहीं, ड्रॉप लेके तो कोई प्रिपरेशन नहीं किया। बीटेक में ही 8 सेमेस्टर में थोड़ा बहुत हम गेट के थ्रू, और जो गेट का थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है ना, वो ले लिया था कि गेट एग्जाम क्या होता है, पीएसयू गेट के थ्रू किस हिसाब से प्रोसेस करते हैं, वो सब पता चल गया था। तो एक्चुअली मैं जिस कॉलेज में था, वहाँ पे कंपटीशन नाम का वर्ड बहुत ही खतरनाक था। लोग मतलब तैयारी बहुत ज्यादा अच्छा करते थे, तो लोगों ने 8 सेमेस्टर का कॉलेज जाना बंद कर दिया था, और 2.5 महीने सिर्फ गेट का प्रिपरेशन किया था पूरी क्लास ने। So, तो उसमें 4 लोग हमारे ऐसे थे जो जिनका 60+ स्कोर आ गया था क्लास में से, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसमें से 2-3 लोग तो पीएसयू चले गए, और 2 लोग आईआईटीज में एमटेक के लिए चले गए। तो वहां से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ यार ये लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो ऐसा था कि कंटिन्यूस पढ़ाई किया था। जॉब के टाइम पे जो 3 घंटा टाइम मिलता था, उस 3 घंटा पढ़ता था।
और कॉलेज के टाइम पे जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब मैंने कम से कम 6 महीने पूरा सिलेबस रिवाइज किया था और उसके नोट्स प्रिपेयर किए थे, शॉर्ट नोट्स हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आई, उसको कंटिन्यूस पढ़ता था। और पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज वगैरह का प्रिपरेशन मैं करता रहता था। तो बेसिकली मेरा मेन जो फोकस था वो टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा रहता था। अच्छा, मतलब कोचिंग नहीं किया, मतलब आप, तुमने बीटेक के बाद जो प्रिपरेशन होती है पीएसयू की या गेट की, उसके बाद भी कोई कोचिंग नहीं लिया हुआ है? नहीं, कोई कोचिंग नहीं लिया मैंने। हाँ, काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि यार बिना कोचिंग के तो आज के कंपटीशन को compete ही नहीं कर सकते हैं, तो कोचिंग ले ही लेते हैं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा यार, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मेरा काम ही वही है, और कई बार मैंने एडवाइस भी दिया है, और आपका भी सजेशन जानना चाहेंगे। कई सारे लोग क्या करते हैं कि उन वो देखते रहते हैं यार, कहीं से नोट्स मिल जाए किसी का, किसी कोचिंग का मटेरियल मिल जाए। तो आपके हिसाब से कितना रिकमेंडेड है ये कि आदमी को अपना खुद का नोट्स तो बनाना ही चाहिए? हाँ, खुद का शॉर्ट नोट जब तक नहीं बनेगा तब तक तो नहीं हो सकता। अब बात यह है कि आपको पढ़ने के लिए कहीं कहीं से सोर्स मटेरियल तो चाहिए। अब कंपटीशन के लिए बुक से नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बुक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको कहीं से सोर्स मटेरियल चाहिए होता है और वो मटेरियल को पढ़ के आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। और ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि एग्जाम से 1 घंटे पहले भी आप उसको देख लो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, वैसा वाला, मतलब ऐसा मत ये बना बहुत काम का था। बुक बन जाए। हाँ, वैसा नहीं बनाने। शॉर्ट नोट्स, आप माइक्रो नोट्स बोल सकते हो उसको, माइक्रो नोट्स बनाओ कि 3 से 4 पेज में पूरा, मतलब पूरा सब्जेक्ट हो जाए, जो इम्पोर्टेंट चीज है वही। अच्छा, ऐसा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए एसएससी जेई का पैटर्न है, तो वो सीआईएल के पैटर्न से टोटली डिफरेंट है। हाँ। तो अगर मान लो कोई एस्पिरेंट्स है, वो प्रिपरेशन करता है, तो क्या दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो सकती है फिर, या फिर आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि नहीं इसकी प्रिपरेशन करें, इसको स्किप करें? अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो अल्टीमेटली उसमें के फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन है, टेक्निकल, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस तो वो तो आपके बोनस मार्क है, आप जितना कर सकते हो वो आपके बोनस मार्क है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड वाले जीए बहुत कम पढ़ते हैं। रहा रीजनिंग और टेक्निकल पार्ट, रीजनिंग आप एक छोटी सी बुक आती है वो उससे कर लोगे तो हो जाएगा। टेक्निकल पार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो टेक्निकल पार्ट तो दोनों में आपके कॉमन ही है, टेक्निकल और रीजनिंग दोनों में कॉमन ही है। सो आप दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, दोनों में आपको कैलकुलेटर मिलता नहीं है, जो भी आपको कैलकुलेशन करना वो खुद ही करना है। सो तो उस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट आएगा, जो भी आएगा वो कंसेप्चुअल आएगा। तो आप कंसेप्चुअली आप दोनों का प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मतलब मैंने भी किया था, मैंने दोनों का प्रिपरेशन साथ में ही किया था। नहीं, ये एक सेंस में भी मैं पूछ रहा था कि जैसे एसएससी जेई का जो है, वो पेपर एक हम्म। सब्जेक्टिव लेते हैं, तो वो सेकंड पेपर है, मतलब वो सेकंड पेपर है, उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा आपको। हाँ, तो वही मैं पूछना मैं चाहता अभी हूँ कि एक सब्जेक्टिव पेपर भी नहीं, आपको उसमें देना पड़ता है, तो सब्जेक्टिव पेपर साथ में ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? दोनों का प्रिपरेशन साथ में फिर आप नहीं कर पाओगे, जनरली नहीं होता है, फिर इस हिसाब से नहीं हो पाता, फिर आपको एक को ही फोकस करना पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब एसएससी के फर्स्ट पेपर के बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह, फर्स्ट पेपर का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 महीने रहता है, और 2 या 3 महीने में आपको पूरा कोर्स सब्जेक्टिव वाइज करना है। मतलब आपको हर एक डेरिवेशन आना चाहिए, हर एक थ्योरी आना चाहिए, उस थ्योरी को कैसे लिखना है वो आना चाहिए, आपका स्पीड आपको मेंटेन करना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे लिए ये अच्छा था कि कोल इंडिया का और जो एसएससी जेई का जो टाइमलाइन था वो अलग अलग था, तो मेरे लिए ये अच्छा हो गया कि मैंने दोनों को अलग अलग टाइम में सेट कर लिया था। तो वो अच्छा काम हो गया, तो उस हिसाब से हो गया। बाकी जो फर्स्ट पेपर है वो आराम से दोनों साथ में कर सकते हैं। जैसे मैं इस सेंस में पूछता हूँ कि कई सारे जो नए बच्चे हैं, जो मतलब अभी पास आउट होंगे, जस्ट अभी गर्मियों का टाइम है, हम्म। तो कुछ टाइम बाद जो नए फ्रेश बच्चे आएंगे, उनको कौन से एग्जाम को फोकस करना चाहिए? क्योंकि सीआईएल का पैटर्न अगर हम देखें तो उनमें गैप होता है, पेपर आएगा, नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि हर एवरी ईयर सीआईएल का पेपर हो ही। बट एसएससी जेई है, अराउंड अराउंड हर ईयर ये एग्जाम होता है। तो जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं, अभी पास आउट होंगे, उनके स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए, उनके प्रेफरेंसेस में क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? गेट होना चाहिए, एसएससी जेई होना चाहिए, या फिर पीएसयूज भी कुछ अपने एग्जाम्स ले रहे हैं, वो होने चाहिए? ओके,
बेसिकली जस्ट बीटेक के बाद लोगों का नॉलेज लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, सारे लोगों का नहीं होता, इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो उनको फर्स्टली फोकस करना चाहिए एसएससी जेई पे। एसएससी जेई पे फोकस इसलिए करना है कि उसका टेक्निकल लेवल है वो उतना हार्ड नहीं होता है, उतना टफ नहीं होता है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। बाकी तो अब क्या हो रहा है कि जब सीएल की बात करें तो सीएल लास्ट 2000 शायद 13 में, देन 17 में, और अभी 19 में हुआ है एग्जाम। बट नेक्स्ट जो सीआईएल का जो पेपर, जो सीआई रिक्रूटमेंट करने वाला है वो मोस्टली गेट के थ्रू करने वाला है। मतलब अभी मोस्टली आप मान सकते हो कि सीआईएल का एग्जाम ना हो, बट बाकी पीएसयू से वो गेट छोड़ के रिटर्न एग्जाम्स के थ्रू ले रहे हैं। जैसे एनटीपीसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सारे का खुद का एग्जाम हो रहा है, एनएमडीसी है। तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन नहीं भी करना चाहते हो तो आप अलग से किसी भी पीएसयू का प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। अच्छा अच्छा भरत, एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि तुमने दोनों की प्रिपरेशन किया है, और जहां तक मेरा नॉलेज है कई बार सीरियसली किया है, भले सेल्फ स्टडी किया है बट सीरियसली किया है। तो पीएसयूज का प्रिपरेशन करना सही रहेगा या गेट का? दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? अगर फ्रेशर है तो किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए? पीएस तुम्हारी एडवाइस क्या होगी? पीएस मैं पीएसयू में जाऊंगा। गेट का ऐसा है कि मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं गेट के एग्जाम का प्रिपरेशन जितने टाइम से कर रहा हूँ ना, मैं 2011 में फर्स्ट बार दिया, मैंने लगभग हर साल दिया है, सिर्फ बीच में 2 बार नहीं दे पाया था। तैयारी करता हूँ बट एट द एंड कुछ नर्वसनेस आ जाए या कुछ भी हो जाए और लास्ट में फाइनली स्कोर नहीं होता। तो अभी स्कोर नहीं हुआ मतलब आपके सारे पीएसयू जो उससे रिलेटेड जितने पीएसयू थे वो गए। बट जबकि ये जो दूसरे जो एग्जाम्स है उसमें क्या होता है कि उसमें सारे लोग एग्जाम नहीं देते, क्योंकि जब नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ जाते हैं तो लोगों का मेंटल स्ट्रेटेजी रहता है वो किसी एक एग्जाम पर फोकस करते हैं, सारे एग्जाम्स पर फोकस नहीं करते। तो जब सीएल के मेरे से पीएसयू नहीं गेट के एग्जाम के थ्रू पीएसयू नहीं निकला था, बट जब मैंने सीएल का एग्जाम्स नोटिफिकेशन देखा, उसका प्रिपरेशन चालू किया, एक अच्छे से प्लानिंग बनाया, फिर एग्जीक्यूशन उसको अच्छे से किया, तो मेरा रिटर्न भी निकला, रिटर्न निकला एंड देन इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू गया और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। ओके भरत, तब मूव करते हैं हम इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआईएल। अभी रिसेंटली चूंकि रिजल्ट आया है तो क्वेश्चंस भी याद होंगे। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो इंटरव्यू पैनल होता है वो कितना बड़ा होता है? अराउंड अराउंड कितने लोग होते हैं? अब जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट नंबर याद करके बताना है, भूल भी गया होगा चलेगा, बट कितने लोग होते हैं पैनल में? आ, चलो मैं बता देता हूँ। जो लास्ट टाइम जब 2017 में आईओसीएल गया था तो उसमें पैनल थे 4 मेंबर। ठीक है। तो 4 मेंबर थे तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी पीएसयू फेस कर चुका था। तो हाँ, फील हो रहा था कि हाँ यार ठीक है ये भी कर लूंगा। वहां जाके हुआ ऐसा कि 12:30 बजे रिपोर्टिंग था, बट मेरा इंटरव्यू हुआ 5 बजे, सबसे लास्ट मेरा इंटरव्यू हुआ। तो उसमें आईओसी में? प्रॉब्लम ये हुआ कि नहीं, सीआईएल में जब मैं आया तो 12:30 बजे रिपोर्टिंग था और मेरा इंटरव्यू हुआ 5 बजे। तो वहां पर प्रॉब्लम ये हो गया कि जहाँ और 2-3 जगह पर इंटरव्यूज हो रहे थे अलग अलग, तो बाकी सब जगह खत्म हो गया था इंटरव्यू। तो वहां से जो पैनल थे वो उठ उठ के मेरे वाले में आ गए थे। तो जब मैं एंट्री किया तो वहां पे 14 लोग बैठे हुए थे, 14। हाँ। तो पहले तो मेरा वो पैनल देख के ही थोड़ी हालत तो खराब हो गई थी यार, 14 लोग बैठे हुए, वो भी डायरेक्टर लेवल के बंदे बैठे हुए हैं, तो पहला तो हालत खराब हो ही गई थी। पहला क्वेश्चन तो जो यही जो हर इंटरव्यू में बेसिकली होता है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, मतलब तो वहां पे बेसिक इंट्रो नहीं होता कि आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आए हैं या फिर नहीं क्या नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं इंट्रो पूछा। नहीं होता? उनके उनके पास सब इंफॉर्मेशन था, सिर्फ ये पूछा था कि वेयर आर यू फ्रॉम। हम्म। अच्छा, इन सो मैंने इंटरव्यू से बता पहले कई सारे इंटरव्यू के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि आपको अपना नाम नहीं बताना है अंदर, या फिर कुछ ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल भी था वहां पे सीआईएल का भी? नहीं 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 नहीं, पीएसयू में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन फेवरेट सब्जेक्ट का था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है? हाँ, तो वही है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने बोला सर। अच्छा, आप कभी भी थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स ना बोले, उसके पीछे बेसिक जरूर लगा दे। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स? नहीं तो फिर वो लपेट लेते हैं, पूरा पूरा कर देते हैं, वो पूरा थर्मल पूरा लपेट देते फिर वो पूरा थर्मल लपेट लेते हैं, तो हमेशा ये बताया कि, तो मैंने यही बताया था कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ओके। हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कुछ क्वेश्चन के बारे में अगर याद हो तो।
हाँ हाँ, क्वेश्चन मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंट्रोपी कैलकुलेशन। हम्म, तो पहले तो मैं ऐसे कि एंट्रोपी ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना था। तो मेरे को जितना आता था मैंने बताया उनको कि अच्छा। एंट्रोपी से क्या होता है ये। फिर उन्होंने मेरे को एग्जांपल लिया कि सपोज मेरे पास 1 लीटर का लिक्विड है, एंड हम इस लिक्विड को किसी सर्टेन टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर अपन हॉट हीट करते हैं, तब उसमें एंट्रोपी जो कैलकुलेट हम करेंगे, पहले तो कैसे करेंगे एंट्रोपी कैलकुलेशन, और एंट्रोपी अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो जो अमाउंट एंट्रोपी का मिलेगा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उससे क्या आपको पता चलेगा वो बताना था। ठीक है, तो वो मैंने बताया उनको, अवेलेबल उससे रिलेटेड जितना था मेरे को आता था या पता था वो मैंने सब बताया। अवेलेबल एनर्जी और लॉसेस और क्यों एंट्रोपी कैलकुलेशन करते हैं वो मैंने सब बताया। बट मुझे ऐसा लगा कि उनको वो आंसर पसंद नहीं आया, या फिर जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला। वो हाँ सेटिस्फाई नहीं। मतलब जो सेटिस्फाई नहीं हुए, पहले आंसर, मेरे पहले आंसर से ही सेटिस्फाई नहीं हुए। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। अब बात ये थी कि थर्मोडायनेमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, वहाँ पे हाँ और मतलब, बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत प्रिपरेशन। सारे लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि अरे यार पहला क्वेश्चन पूछा, अगर उसी को मैं सही से रिप्लाई नहीं कर पाया तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन चेहरे पे भी दिखने लगता है और नेक्स्ट आंसर में भी दिखने लगता है। तो आपको मैं ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मतलब इनके भी पहले क्वेश्चन से वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, बट फिर भी सिलेक्शन हुआ है, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर ढंग से आता है तो उसको ढंग से रिप्लाई करना है, जो चीज छूट गया उसको बैकडोर में रख देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन बेसिकली मेरे को उन्होंने फिर आईसी इंजन का पूछ लिया, जो मैंने उनको बिल्कुल बताया भी नहीं कि मेरा आईसी इंजन फेवरेट अच्छा। है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज आईसी इंजन। तो ठीक है, वो तो सिंपल था, बताया। फिर पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सिंपल था, वो भी बताया। यहाँ तक तो ठीक था। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ इंजन इन द इंडिया। अच्छा। ये तो नहीं मालूम था यार, कभी कभी सुना नहीं था इसके बारे में। हाँ मतलब ठीक है, तो तो चलो, नेचुरली बोल दिया नहीं सर, अगर नहीं किसी ने आता। पढ़ा होगा तो ठीक, आता है तो आता है, नहीं आता तो बोल देंगे सॉरी सर नहीं आता है, नहीं पढ़ा। सॉरी सर, नहीं नहीं मालूम है। तो उनका डायरेक्टली काउंटर क्वेश्चन ये था, यार आपको ये तो पता होना चाहिए। मतलब पता इसलिए उन्होंने शायद कहा होगा कि पावर प्लांट जो होता है, अगर पावर प्लांट की कैपेसिटी ही बता दो तो वही एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया, और पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो भी नहीं पता होता है कई नहीं, सारे कि पावर प्लांट की वो कैपेसिटी। आईसी वो आईसी इंजन की बात कर रहे थे। आईसी इंजन की आईसी बात कर इंजन, रहे हैं कि हाँ, इन। और वो भी इन हॉर्स पावर। सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का आईसी इंजन कौन सा हॉर्स पावर में। तो अच्छा। कहीं पर है, मैंने बताया था कि 1 लाख हॉर्स पावर का इंजन है कहीं पे। मैं भूल गया कहाँ पे, उन्होंने खुद ही बता दिया था। तो फिर मुझे पूछा कि आप तो एकेडमिक बैकग्राउंड में है, आपने तो आईसी इंजन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कि सर बट होना चाहिए, बट मुझे नहीं है। सो आई एम रियली सॉरी, तो उसमें सॉरी बोल दिया। फिर एक नेक्स्ट सर ने, जो सीएमडी थे शायद, उन्होंने पूछा मेरे को कि व्हाट इज, एक इंजन के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, मतलब एक 16B2000, इसका मतलब क्या होता है, ये पूछा मैं। तो मैं थोड़ा ओवर कर गया, ओवर स्मार्ट बन गया वहां पे, और मैंने डायरेक्ट नहीं पता था तो भी आंसर बोल दिया कि सर 16 इज द बोर डायमीटर एंड 2000 इज द क्या कहते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो वहाँ गड़बड़ कर दी और उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो रॉन्ग है, 16 है दैट इज योर नंबर ऑफ सिलेंडर एंड 2000 इज योर स्ट्रोक लेंथ इन mm। ठीक है, तो एक गड़बड़ वहां हो गई। तो आप सोच सकते हो कि पहले 5 क्वेश्चंस में तो 2-3 गड़बड़ तो हो ही गई पूछा थी। था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछा था वो मैन्युफैक्चरिंग पे आया था, और मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने वेल्डिंग का क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज वेल्डिंग, और डू वी यूज द इलेक्ट्रोड इन ऑल टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का तो डेफिनेशन था बेसिक, वो बता दिया था। और उसके बाद इलेक्ट्रोड का तो आपको पता ही है कहाँ पर यूज होता है कहाँ पर नहीं होता, तो उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सोच के मैंने आंसर सोच के बता दिया था। ठीक है, तो वो लगभग मेरा 80% लगभग सही हो गया था। तो वो फिर सेटिस्फाई उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, सेटिस्फाई भी हो गए थे लगभग। तो थे। और फिर उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि व्हाट इज द डिपोजिशन परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रोड इन जनरल।
उसका आंसर मेरे को नहीं मालूम था, तो मैंने डायरेक्टली मना कर दिया था। मतलब कई बार वो क्या तो होता यहाँ है, तक तो ये क्या था। पूछ लेते हैं कि जो कि स्टैटिक है, कोई फंडामेंटल नहीं है, आपको आता है तो आंसर दोगे, नहीं आता तो उसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं, यस और नो लॉजिक में। नहीं। हाँ। तो हाँ। आपने, आपसे पूछा गया था कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो था बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पूछा, ठीक है। आईसी इंजन चले गए, आईसी इंजन से एकदम से यू टर्न लेके मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, उधर से मतलब टर्न लेके वो टूंग में भी गए थे। तो इन शॉर्ट हम ये कहें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पूरा स्ट्रीम होती है, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन, सबसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो केवल इस बात पे डिपेंडेंट नहीं रहना है इंटरव्यू में जाते टाइम कि भैया बस मैं 2 सब्जेक्ट तैयार करके जाता हूँ, 2 तो आप पढ़ ही लें, बट बाकी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज तो रखें। ऐसा वहां पे नहीं कह सकते कि हम तो बस 2 ही तैयार करके आए, आप इसी में से पूछना है पूछो, पूछो, नौकरी देना होगा देना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, वो वहाँ पर आप टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हो, और आपको तो इतना तो आना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक बेसिक तो आना ही चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने जो एचआर के क्वेश्चन होते हैं वो पूछा कि जैसे मैं, मेरा बैकग्राउंड था वो एकेडमिक था, मैं एकेडमिक कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो उन्होंने ये पूछा कि आप एकेडमिक छोड़ के कोल इंडिया जैसी कंपनी में क्यों आना चाहते हो। तो यार ये क्वेश्चंस तो सब लोग प्रिपेयर करते हैं, मैंने भी प्रिपेयर किया हुआ था, जो प्रिपेयर किया था वो बता दिया। बता दिए। तो उसमें तो वो लगभग 90% तक उनको लगा कि हाँ ठीक है। हाँ। देन वही कि अगर आपको, अच्छा हाँ, फिर उन्होंने ये पूछा कि आर यू फैमिलियर विद द एनवायरनमेंट ऑफ द कोल इंडिया। सो मतलब वो तो मैंने लगभग ऐसा था कि मैंने कोल इंडिया के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, मैंने एक चीज ऐसी नहीं रखी जो नहीं पढ़ सकता, मैंने लगा जितना हो सकता था कोल इंडिया की वेबसाइट पे जितना अवेलेबल था वो भी पढ़ लिया था। और जाने से पहले मैं इंटरव्यू में जाने से पहले मैं कोल इंडिया का शेयर प्राइस पिछले दिन और उस दिन का कितना था वो भी देख के गया था, तो बाई चांस पूछ ले तो बता देने का। तो वहां तक हुआ। और एक सवाल पूछा था कि आप कभी कोल माइंस में गए हैं क्या विजिट किया है क्या। तो अब उसका मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि नहीं मैं नहीं गया, तो मैंने लिटरली सिर्फ सिंपल सा एक जवाब दिया कि सर आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, और वहाँ पे सिर्फ माइनिंग वालों को जाने देते थे, इसलिए नहीं किया, अलाउड नहीं किया उन्होंने, ये बताया। ओके ठीक है। भरत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सोशल इशू से रिलेटेड है। क्या कई बार क्या होता है ना कि जो गांव के रिलेटिव रिलेटिव होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मुझे भी आते हैं कि अगर आप 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और उनको पता चल गया है कि इनका लड़का प्रिपरेशन कर रहा है, और उनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो वो नहीं पूछेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो पूछेंगे। और कई बार लोग टॉन्ट भी करते हैं कि क्या बेटा कब तक पढ़ोगे, ये वो। तो इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है क्या? वो तो हुआ ही है एक्चुअली, बहुत बार हुआ है। उसमें ऐसा था कि मेरा ऑलरेडी मैं जॉब तो कर ही रहा था, तो बड़ौदा से जब घर आता था तो लोग पूछते ही थे, कि पूछते थे, ऐसा पूछते थे कि जॉब कहाँ कर रहे हो, बोले ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो डायरेक्टली उनका ये जवाब होता, गवर्नमेंट है क्या, लेकिन नहीं गवर्नमेंट तो नहीं है। हाँ तो कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। हाँ, हाँ, तो लोगों का इस तरह का रिएक्शन होता था, को तो कोई मतलब नहीं है, कि बोले प्राइवेट बोले चपरासी हो, नहीं गवर्नमेंट बोले चपरासी हो, वो बढ़िया है। हाँ। ओके भरत भाई, तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके तरफ से कोई सजेशन हो, जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी के फील्ड में उतरना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फिर ऐसा समंदर है, पता नहीं चलता है कि आप डुबकी लगाओगे तो ऊपर आ पाओगे या फिर, क्योंकि प्रिपरेशन हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। कई बार क्या होता है, गुजरात की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो कई सारी वैकेंसी पे सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद उन्होंने वैकेंसी कैंसिल कर दी। ये सारी सिचुएशन है और इसमें कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा है कि तैयारी करते करते लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक तो पेशेंस मेंटेन करना उतना, फिर उसके साथ साथ प्रिपरेशन करते रहना, उसके साथ साथ इस कंपटीशन को बीट करना। तो आगे आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई टिप्स या कोई शेयर करना चाहें बच्चों से? अ, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन चालू करने वाले हो तो फिर आपको नंबर वन चीज़ है कि आपको उसका 100% देना पड़ेगा। फिर आप बोलो कि नहीं 70-80 से काम मैं दे दूंगा, 30% कहीं और दे दूंगा, तो नहीं होगा, आपको 100% आपको देना है। नंबर टू, आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पर डे का प्लानिंग करना है, पर डे का प्लानिंग। सपोज आज से 6 महीने बाद अगर एग्जाम है तो 6 महीने का प्लान पहले से बना के रखना है कि पहले
10 दिन में मेरे को क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, टेस्ट सीरीज कब देना है, कौन सा सब्जेक्ट को कब लेके बैठना है, कौन से सब्जेक्ट में जो वीकनेस आ रही है उसको खत्म करना है। तो जो प्लानिंग है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। आपका प्लानिंग एग्जाम से 1 महीने पहले पूरा खत्म हो जाना चाहिए, और आपका जो 1 महीना बचता है वो कंप्लीट एंड कंप्लीट टेस्ट सीरीज पर होना चाहिए। जब तक आप अपने टेस्ट सीरीज का 90% पार्ट कवर नहीं कर लेते हो तब तक सिलेक्शन नहीं। थर्ड पार्ट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब आपने जो प्लानिंग बनाई है उस पर आप कैसे वर्क कर रहे हो। सपोज ऐसा जरूरी नहीं है कि दिन का 10-12 घंटे पढ़ो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दिन का 4 घंटे पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट रोज पढ़ने का। फिर उसमें वो 4 घंटे जो आपने डिसाइड किए उसको जाने नहीं देने। वो 4 घंटे आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा कंप्लीट देने का। उसमें आपने आधा घंटा भी कम कर दिया कहीं पर भी तो फिर वो कवर अप नहीं, 101% वो कवर अप नहीं होगा। आपको रोज का 4 घंटे डिसाइड किया, कंप्लीट एग्जीक्यूशन के साथ करो। और लास्ट चीज मैंने टेस्ट सीरीज की बोली है, टेस्ट सीरीज जितना दे सकते हो दो। टेस्ट सीरीज जितना दोगे उतना आपको फायदा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करोगे फायदा। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसके बारे में और जानने को मिलेगा, उसका डिटेल जानने को मिलेगा। आप क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखो, आप उस क्वेश्चन का बेसिक देखो जो आपकी बुक में दिया हो। इस तरह से आप करोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है सेल्फ स्टडी से करने का, बहुत सारे लोगों ने किया है और मैंने भी किया। ओके, कुछ चीजें और मैं डिस्कस करना चाहूंगा एसएससी के बारे में। एसएससी का जो एग्जाम है क्या होता है कि वो डिप्लोमा बेस्ड भी होता है, बी वाले भी एलिजिबल होते हैं, बट जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास उतना एक्सपोजर नहीं होता है, और कई बार उनका कंप्लेन भी होता है कि हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बी वाले रहते हैं उनको ज्यादा आइडिया होता है तो हम उनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एसएससी जेई के प्रिपरेशन के लिए, कि अगर एसएससी जेई के प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, या फिर आपके हिसाब से कि इस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई का जो मेन पार्ट है वो पेपर नंबर 1 ही है। अगर आप बीटेक करके आए हो, आपने अगर बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आपको इतना तो मालूम होगा कि आपको सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान तो है। अभी वो एसएससी जेई में इन डेप्थ इतना नहीं पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ तो है। अभी आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, और उसके पीछे का थोड़ा बहुत बेसिक अगर नहीं आता है तो वो देख लेने का। तो आप कोई भी बुक ले आओ, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मेडी जी का बुक्स है एसएससी जेई का, या जीके पब्लिशर का है, या आरके जैन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो। रटना नहीं है, उनको समझो। जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जहाँ तकलीफ होती है उसके लिए रेफर करो दूसरी बुक्स या कहीं से वीडियो, या जो भी है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स वगैरह जो हेल्प करेंगे। सो वो करो। और जब आपको लगे कि हाँ यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया, एंड देन ओनली एंड ओनली, कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज। जैसे मेरे को कॉन्सेप्ट तो सब पता थे, मैंने 70 to 80% टेस्ट सीरीज दोनों में, सीआईएल में भी और एसएससी में भी क्लियर की थी। उस हिसाब से मेरे मार्क्स आ गए। हाँ, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना उनको लगता है कि पढ़ तो लिया है यार, मगर ठीक है टेस्ट सीरीज ना भी देंगे तो फाइनल एग्जाम अच्छा आएगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं कि टेस्ट सीरीज देते हैं, वहां पे कम स्कोर आता है, बट फिर भी उसकी टेंशन नहीं लेते कि अरे यहाँ पे कम आ रहा है ना यार, फाइनल में तो एकदम सबसे अच्छा हमारा ही आएगा। सीरियसली नहीं लेने, मेरा कहना का मतलब ये है कि वो टेस्ट सीरीज को सीरियसली नहीं लेते हैं कि ठीक है ये तो टेस्ट सीरीज है। तो मेरी भी ये सजेशन रहती है, बार बार मैं कहता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। और जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है अराउंड, सबने सब ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोचिंग करो चाहे ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आप कंफर्टेबल, बट टेस्ट सीरीज तो जरूर दो। खुद को आप जज कैसे करोगे कि आपने जो पढ़ा है उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये तो टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी पता चलते हैं, वहां से आपके प्रिपरेशन का लेवल भी पता चलता है, और एक तरह से कंपटीशन भी पता चलता है, क्योंकि वो सारे बच्चे टेस्ट सीरीज में अपीयर हो रहे होते हैं जो उसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको लेवल भी पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ उनके कंपटीशन में। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से मिलती हैं, तो बिल्कुल। टेस्ट सीरीज तो जरूर देना चाहिए। मैं भी रिकमेंड करता हूँ, आप भी कर रहे हो, और भी जिनका मैंने इंटरव्यू किया हुआ है इससे पहले भी, अराउंड अराउंड सारे लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज देना चाहिए, और जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज हो सकता है आप लोग देते रहे। ओके, तो भरत भाई अराउंड अराउंड हमने सारी चीजें डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट रहता है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं भरत से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप वहां पे लिख सकते हो, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो जरूर मेंशन करें। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और भरत, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इस पूरे एक्सपीरियंस से
कुछ ना कुछ एक्सपोजर मिलेगा, वो कुछ सीखेंगे आपकी स्टोरी से। तो थैंक यू सो मच कि हमें आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मेरे भाई।